morning, dear students. I hope you are safe at your home. हम लोगों ने टेंसेस कंप्लीट किए. अब हमारा चल रहा है सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश. पूरा मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग कुछ पूछ तो रहे नहीं है डाउट काउंटर पे, और नहीं आए तो आप पूछ सकते हो. इससे पहले हमने इसमें केवल मैं आप लोगों को टॉपिक्स के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा एनालिसिस करना तो हम लोगों के जो कोर्स में है ना, उसके बारे में मैं आपसे पूरी बात करूँगी. अब हम कर रहे हैं नाउन. नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन 5 तरह का होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? ए प्रॉपर नाउन रेफर्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स. किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या किसी पर्टिकुलर जगह का या किसी वस्तु का जो नाम होता है कि हमें इसी के बारे में बात करनी है. जैसे मैंने कहा राम के लिए प्रॉपर नाउन यूज होता है, क्योंकि हम इंडिकेट पर्सन को कर रहे हैं जो जिसका जो कोई नाम है. क्योंकि यहां हमने कहा नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स. किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी जगह का नाम. मैंने नाम लिया प्रिंस स्कूल, अलवर, तो ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन है. किसी भी पॉइंट को इंडिकेट करना जो पर्टिकुलर वो ही है, ऐसे पॉइंट्स में हम प्रॉपर नाउन यूज करते हैं. दूसरा पॉइंट है हमारा कॉमन नाउन. कॉमन नाउन सबके लिए आता है. बॉयज, किंग, सिटीज, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनमें हम कॉमन नाउन यूज करते हैं. कॉमन नाउन्स इज डेफिनेशंस. ए कॉमन नाउन रेफर द नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सम काइंड्स और क्लास. I repeat, a common noun refers the name given to persons, places or things of the same kind or class. इसके लिए एग्जाम्पल बॉयज, सिटीज, कैपिटल, इसमें क्या है? सारे नाम आ जाते हैं. थर्ड पॉइंट आपका है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसी ग्रुप के बारे में बात होगी. कलेक्टिव नाउन मीन्स किसी ग्रुप. तो इसके लिए ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ collective noun. A collective noun is the name of a group of a persons or things taken together and spoken of as a whole. जो किसी ग्रुप के पूरे ग्रुप के बारे में हम लेकर चलते हैं या हम उसके बारे में बात करते हैं. एज यूनिट, जैसे टीम, क्रिकेट टीम के बारे में, तो क्रिकेट टीम के बारे में जब टीम का नाम आता है या क्रिकेट टीम का नाम आता है तो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है. पूरी की पूरी टीम में, उस टीम में जितने भी मेंबर हैं उन सब के बारे में बात होती है. इसी तरह से आर्मी. अब आर्मी में हम एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पूरे हमारी आर्मी के बारे में बात होती है, जिसमें पता नहीं कितने लोग होते हैं. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं कलेक्टिव मीन्स ग्रुप जो होता है, पूरा का पूरा समूह जो होता है, उसके बारे में कलेक्टिव नाउन है. आपका फोर्थ पॉइंट आता है मटेरियल नाउन. मटेरियल से वैसे ही पता चल रहा है कि किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है, किसी मैटर के बारे में बात हो रही है, मेटल धातु के बारे में बात हो रही है. तो वैसे ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेटल or substance of
which things are made of, एग्जाम्पल इसका सिल्वर, गोल्ड, वुड, यानी किसी भी मेटल से हम कोई भी चीज बनाते हैं वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। मैंने आपसे कहा सबसे पहले हमने किया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, 4 हम कर चुके हैं। हमारा 4th पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है ना हम जिसे देख सकते हैं, ना हम उसे सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, उसको हम टच भी नहीं कर सकते, वो हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको केवल हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मटेरियल नाउन के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, किसी गुण के बारे में बताना। जैसे अगर ऑनेस्टी उसका गुण है, ब्रेवरी उसका गुण है, क्वालिटी है उसमें, एक्शन और स्टेट, एक्शन सोना, जागना, हंसना, ये सारे के सारे उसके काम है। और स्टेट, स्टेट मीन्स यहाँ पे अवस्था के बारे में, स्टेट मीन्स की सिचुएशन के बारे में बात होती है। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जिसे हम ना देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, केवल हम उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स के लिए हमारा पॉइंट आता है, नाउन हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके 5 के नाम याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला PCCMA। P for proper, C for common, C for collective, M for material, A for abstract। 5 पॉइंट्स हम अगर शॉर्ट में इसका ट्रिक याद कर लेते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन 5 वी नो, बट नाउन प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और abstract, 5 के बारे में हम अच्छे से कर चुके हैं। क्योंकि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट हमारा होता है कॉमन नाउन, 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 प्रोनाउन, इन सब के बारे में एक एक के बारे में आपको एनालिसिस पूरा में बाद में एक एक पॉइंट ले लेंगे। आज हमने नाउन पूरा कंप्लीट कर लिया। इसको अच्छे से याद रखने के लिए प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति के बारे में बात करना, कॉमन सबके बारे में बात करना, कलेक्टिव किसी ग्रुप के बारे में, मटेरियल किसी मेटल के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, तीनों पॉइंट्स में हम ये करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंथेसिस। कभी हमने नाम भी नहीं सुना होगा, सिंथेसिस ग्रामर टॉपिक है ये भी। इसमें बहुत से सेंटेंसेस होते हैं, बहुत से सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना होता है। ऐसे पॉइंट में जब ऐसी कंडीशन होती है उस पॉइंट को हम सिंथेसिस कहते हैं। इट मीन्स 2 सेंटेंसेस या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जाना। जैसे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को बनाकर मिक्स बना देना, मतलब उसमें 4-5 तरह की जो सेंटेंसेस हैं हमारी सारी क्वालिटी उसमें आ जाती है। ऐसे पॉइंट को सिंथेसिस कहा जाता है। इट मीन्स जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना आता है। और जो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? कंपाउंड होते हैं, सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इन तीनों को मिक्स करके मिक्स सेंटेंस बना देते हैं। ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं सिंथेसिस। आगे प्रोनाउन, जो नाउन की जगह रखते हैं हम, ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह काम आने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राम, और राम की जगह मैंने लिख दिया ही। राम तो नाउन था, लेकिन यहाँ पे ही जो मैंने लिखा वो प्रोनाउन बन गया। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब मीन्स क्रिया
विशेषण, यानी कार्य की जो क्वालिटी बताता है, कार्य के बारे में एक अलग से एनालिसिस करता है, उसकी विशेषता बताता है, वो हमारा होता है एडवर्ब। एडजेक्टिव जो उसके बारे में बताता है, पूरी की पूरी उसकी क्वालिटी बता देता है। फिर है प्रीपोजिशन, नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई भी वर्ड ऐसा जुड़ता है जिसमें आगे उसको पूरा का पूरा बताता है, वो प्रीपोजिशन है। ये सारे के सारे इसके काइंड्स ऑफ, ये मैं बाद में आपसे बात करती हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमारे को पूरे लेने हैं, सिर्फ मैंने अभी आपको नाम बताए हैं। अगला आता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है, इट मीन्स सब्जेक्ट इस बात से सहमत होता है, इस बात से एग्री होता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट है और उसके साथ कौन सी वर्ब लगाई जानी चाहिए। इसके भी काफी रूल्स हैं। ये हमारे पोर्शन में, हमारे ग्रामर पोर्शन का एक मेन पार्ट है जो हमारे कोर्स में होता है। इसके बारे में मैं पूरा का पूरा आपको रूल्स वगैरह लिखवाऊंगी, पहले सारा समझा दूंगी और उसके बाद में आपको रूल्स में सारे सेंड कर दूंगी। हाँ, अब है हमारा जो हम टेंस करते हैं, और उन टेंसेस में हम लोग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उनमें कई होती है हमारी वीक वर्ब और कई होती है हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब ये वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है? हमने तो हमेशा ये करा कि गो वेंट गोन, सी सा सीन, लेकिन इन्हीं में हमारे ये पॉइंट दोनों लगे हुए हैं, वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब। हो सकता है मोस्टली स्टूडेंट ने सुना हुआ होगा, लेकिन कईयों ने नहीं भी सुना है, तो कम से कम इस वक्त हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम ये तो पता लगा लें कि ग्रामर में आखिर टॉपिक होते कौन कौन से हैं, वो उनको कहते क्या हैं, हमें ये भी नहीं मालूम होता है। अब है हमारा वीक वर्ब। वीक वर्ब क्या होता है? जिस हमारी जो बेस फॉर्म होती है, जो रूट वर्ड होता है, इट मीन्स हमारा जो पर्टिकुलर एक सिंपल वर्ड जो होता है, जो वर्ब होती है, उसमें हम अगर डी या ईडी या टी लगाकर दूसरा वर्ड बनाते हैं जिसको हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, वो हमारी वीक वर्ब होती है। ठीक है? वर्ब विच रिक्वायर ईडी, डी और टी टू बी एडेड टू द प्रेजेंट टेंस फ्रॉम द पास्ट इंडेफिनिट। वही मैंने जो आपसे बात करी कि एक रिक्वायर करती है कि ईडी, डी और टी जिसमें ऐड कर दिया जाता है, जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें जब ऐड कर देते हैं और उसको हम पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में जब हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारा बनता है। जैसे मैंने ये लिखा सेल हमारा प्रेजेंट टेंस है, इसको बनाने के लिए सेकंड फॉर्म हमारी लगा दी सोल्ड। अब इसमें देखो चेंज किया हमने, डी लगाया, तो ये जो पॉइंट है इसे वीक वर्ब कहा जाता है। जिस वर्ब के एंड में डी, ईडी और टी लगाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल फॉर्म बनाई जाती है, उसे हम वीक वर्ब कहते हैं। अब आती है हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब में ये सब चीजें नहीं होती हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती है? वर्ब दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय मेयरली चेंजिंग, थोड़ा सा उसके अंदर उसमें वोवल चेंज होता है, जो हमारा वोवल साउंड होता है वही चेंज होता है, पूरा का पूरा टेंस चेंज, पूरी की पूरी वर्ब चेंज नहीं होती है, उसमें केवल हमारा वोवल चेंज होता है। वर्ब दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय मेयरली चेंजिंग टू वोवल in their present form without adding an ending are called strong verb. I repeat my definition. Verbs that form their past tense by merely changing to vowel in their present form without adding an ending are called strong verb. अभी हमने करा strong verb और weak verb, इतना हमारे टेंस में शामिल है। वैसे ही अब आता है हमारा रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब।
वर्ब तो वैसे हमने दो ही सुनी थी अभी तक, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये कहाँ से आ रही हैं? ये भी हमारा ग्रामर पोर्शन में होता है। अगर हम पूरा का पूरा उसके बारे में डीपली एनालिसिस करते हैं तो उसमें ये सारे पॉइंट्स हमारे को ध्यान होने चाहिए। अब आता है रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब क्या होती है? वे वर्ब जिनके बेस फॉर्म में वही वीक वर्ब जो होती है वही रेगुलर वर्ब होती है। वे वर्ब जिनके बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म, रूट वर्ड, ये हमारा वर्ब की जो हमारा नॉर्मल वर्ब होता है उसी को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, वीक बेस फॉर्म और रूट वर्ब भी कहते हैं। इरेगुलर वर्ब नहीं, रेगुलर वर्ब में क्या हुआ? वे वर्ब जिनके बेस फॉर्म में टी, डी या ईडी लगाने से पास्ट टेंस बन जाता है। टी, डी या ईडी लगाने से हमारी पास्ट फॉर्म बन जाती है, वो हमारी रेगुलर वर्ब कहलाती है। इरेगुलर वर्ब जिन वर्ब की पास्ट फॉर्म की बेस फॉर्म में डी, ईडी या टी नहीं लगता, इसके लिए कोई रूल ही नहीं होता है, उसका केवल वोवल चेंज होता है। तो मैंने आपको वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब बताया। रेगुलर और इरेगुलर दोनों एक ही चीज है। जैसे मैंने आपको इरेगुलर वर्ब के बारे में बात करी तो हमने लिखा सी, सा, सीन। ये देखिए इसमें सी ई है, चेंज हुआ, इसमें ई की जगह आ हुआ, डब्ल्यू बनाया, तो इसमें कोई रूल नहीं होता है। ये सारी चीजें हमारे को याद करनी थी। तीनों फॉर्म अलग होती हैं। जैसे लिखा गो, वेंट, गोन, ये तो सारा आ गया हमारा इरेगुलर वर्ब। वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, इरेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब। अब हमारा अगला पॉइंट है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ये टोटल कितनी होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब टोटल 24 होती हैं, 24। अब ये होती कौन सी है? क्लास में तो मैंने काफी स्टूडेंट्स को बार बार बताया हुआ है। अगर किसी को पता है तो सोच के देखना कि हाँ ये चीज तुम्हारे को पहले से ही पता था। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए ऑक्सिलरी वर्ब 24 होती हैं, जिनमें 11 तो मेन वर्ब होती हैं, मेन हेल्पिंग वर्ब, ओनली मेन वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ। 11 मेन हेल्पिंग वर्ब होती हैं और दूसरी जो 11 के बाद में 13 जो बची हैं, टोटल 24, 13 है वो मॉडल वर्ब होती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। कई बार हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो अगर हमने ऑक्जी नाम ले दिया, शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं, ऑक्जी ले दिया, तो बच्चे एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं कि ये टॉपिक तो हमने कभी करा ही नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखना, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। टोटल 24। 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाता है और इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। मेन ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी या प्राइमरी। अब प्राइमरी में कौन कौन से शामिल हैं, उनके अलग से नाम। प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी फॉर्म, बी, डू और हैव। बी में आते हैं 5, इज, एम, आर। डू में जो डू फॉर्म होती है डू, डज, डिड। और हैव में जो हैव फॉर्म होती है हैव, हैज और हैड। अब गिन लीजिए इनको, प्लीज काउंट इट। 1 2 3, इज, एम, आर, वॉज, वर, इट मीन्स 5। बी फॉर्म 5 है, डू फॉर्म 3 एंड हैव फॉर्म भी 3। 3 3 6 एंड 5 11। मॉडल ऑक्सिलरी में 13 होते हैं। 13 मॉडल कौन से होते हैं? 4 तो पेयर कर लीजिए आप लर्न, 4 पेयर लर्न कर लीजिए। जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, needn't और
dare. Can, could, shall, should, will, would, may, might. Can, could, shall, should, will, would, may, might. 8 ये हो गए. उसके बाद में must, ought to, used to, needn't और dare. Dare means साहस. Okay, thank you.